जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेकंड सेशन में। और ये जो सेकंड सेशन है यह आपको जीके और स्टैटिक जीके को जो है कि मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि आजकल किसी भी एग्जाम में आप बैठिए आपको जो है कि जीके और स्टैटिक जीके का महत्व बहुत अधिक है। अगर आप एसएससी सीजीएल में बैठते हैं सेंट्रल लेवल में, तो उसमें देख रहे हैं कि उसमें भी आपको जीके का पोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। यानी उसमें इंग्लिश कम कर दिया गया है, मैथ वगैरह कम है, लेकिन आपको जीके का पोर्शन बहुत अधिक कर दिया है। और लोग सोचते हैं और छात्र सोचते हैं कि जीके हम कितना भी पढ़ ले लेकिन हमको मेरा जीके कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप इस छोटे से चैनल को अगर आप इतना फॉलो कर पा रहे हैं लगभग 1 से 2 घंटा अपना कीमती समय निकालकर, तो आपको जो है कि कभी सोचना नहीं पड़ेगा आपको जीके के लिए। एक अच्छा स्टूडेंट जितना जीके क्वेश्चन करके आएगा एग्जाम से, उतना आप भी करके आइएगा, क्योंकि हमें पता है कि एग्जाम जो है कि एग्जामिनर जो है कि कितना क्वेश्चन पूछता है नहीं पूछता है। 100% में लगभग 80% आप सवाल को हल कर सकते हैं जीके का, वो क्योंकि हमें पता है कि कितना क्वेश्चन आता है नहीं आता है, कौन कौन टॉपिक से आता है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए होली के बाद जो है कि हम लोग उपस्थित हुए हैं जो है कि अपने सेशन को शुरुआत करने के लिए। तो आप लोग जिस तरह से होली के पहले प्यार दे रहे थे, लगभग 2 से 3 महीना हम लोग इतना आगे बढ़ चुके थे कि आप लोग उसी तरह से अपने, अब तो कोई पर्व त्योहार है नहीं, तो इसीलिए आप लोग लगातार जो है कि मेरा सपोर्ट कीजिए और हम भी जी जान लगाकर जो है कि आपको जो है कि आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो हमें लगातार फॉलो कर रहे होंगे उनको एहसास हो गया होगा कि इस छोटे से चैनल पे कितना ज्यादा कंटेंट छुपा हुआ है। तो वो जो है कि बिना देखे हुए वीडियो, जैसा बहुत सारे छात्र कमेंट भी कर रहे थे सर वीडियो नहीं आता है तो मन नहीं लगता है कि अब रहा नहीं जा रहा है, तो इस तरह का कमेंट समझ सकते हैं कि कहां पर होता है। और इस तरह का कमेंट जो है कि आपको यहाँ पढ़ाई वाले चैनल पे देखने के लिए मिल रहा है, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको हमसे प्यार हुआ है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आज का सेशन है कृषि। पहले हम कृषि कवर करेंगे, उसके बाद फिर जो है कि आपको लेके चलेंगे हम लोग जो है कि उधर आपको हिस्ट्री में। तो चलिए पहले हम लोग कृषि के सेशन को शुरू करते हैं। तो आप लोग को बता दें कृषि यानी एग्रीकल्चर, और भारत शुरुआत से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ का लगभग आपको जो है कि 70 से 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। और भारत में क्षेत्रफल भी बहुत अधिक है और भारत में कृषि करने योग्य भी भूमि बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो है कि आपको जलोढ़ मिट्टी सबसे बेस्ट है। जलोढ़ मिट्टी पर जो है कि खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि उपजाऊ की दृष्टि से सबसे अच्छा जो मिट्टी मानी जाती है वो आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी भारत के 46% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, आपका उत्तर प्रदेश बिहार के गंगा दियारा क्षेत्र में। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आपको चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी, कपास की खेती करने के लिए काली मिट्टी, काली कपासी रेगुड़ मिट्टी याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे अधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र के इलाका में मिलता है। और जो है कि सबसे कम जो जल का अवशोषण करती है बलुई मिट्टी, सबसे कम जल का अवशोषण करती है बलुई मिट्टी, और सबसे अधिक जल का जो अवशोषण करती है चिकनी मिट्टी। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे जो है कि आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है किस भाषा से? लैटिन भाषा से। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा के 2 शब्द एग्री और कल्चर। एग्री और कल्चर। एग्री का मतलब होता है मृदा, एग्री का मतलब क्या होता है? मृदा। और कल्चर का मतलब होता है खेती या कृषि, खेती या कृषि। नहीं कहते हैं कि मेरा कल्चर ही मेरा ये है, मेरा कल्चर ये है। यानी याद रखिएगा हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कृषि पढ़ने जा रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर पढ़ने जा रहे हैं। यानी एग्री का मतलब याद रखिएगा मृदा, और कल्चर का मतलब खेती। कल्चर का मतलब खेती। यानी मृदा में जो खेती करते हैं उसी को कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। और मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। और प्रत्येक वर्ष मृदा दिवस मनाते हैं हम लोग 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को मनाते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के फसल बोए जाते हैं अलग अलग समय पर। जैसे रबी की फसल,
खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो भैया रबी की फसल कब बोई जाती है? तो आप लोग को बता दें कि रबी की फसल जो बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर। अभी जून जुलाई बोल रहे थे, जून जुलाई में धान वगैरह जो है कि बोने का समय आता है, क्योंकि उसमें पानी वगैरह गिरता है, तो आराम से उस समय जो है कि जून जुलाई के मंथ में हम लोग जो है कि आराम से जो है कि आपका चावल लगा सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रबी फसल। तो रबी में 2 अक्षर का, देखिए आपको जुगाड़ देते हैं यहाँ पर, जुगाड़ पहले समझिए मेरा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। भाषण सुनने का तो बहुत सारा चीज है, लेकिन आपको जुगाड़ देने से कि क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए आसानी से। तो देखिएगा रबी जो लिखते हैं रो बुंदी का रबी, 2 अक्षर का लिखे, और रबी में सबसे मुख्य फसल आता है गेहूं, 2 अक्षर का। यानी रबी 2 अक्षर का, गेहूं 2 अक्षर का। यानी रबी हो गया गेहूं, रबी हो गया गेहूं। अब आपको दिमाग लगाना है कि गेहूं के मौसम में कौन कौन फसल बोया जाता है, तो आपका रबी फसल पकड़ा जाएगा। क्या पकड़ा जाएगा? रबी फसल। और खरीफ फसल जो होता है 3 अक्षर का, ख रोंदी का फ, खरीफ। खरीफ में हो गया आपका जो है कि 3 अक्षर का, कितना अक्षर का? 3 अक्षर का। और चावल भी हो गया 3 अक्षर का। चावल कितना अक्षर का? अब ये नहीं कि धान बोलिएगा तो धान भी हो गया आपका चावल ही, तो हाँ मक्का भी। तो याद रखिएगा, ऐसे मक्का आपका हर एक समय चलता है, लेकिन मक्का आपको हम बाद में बताएंगे। तो याद रखिएगा सबसे मुख्य फसल आपका रबी फसल में आ गया गेहूं, और चावल आ गया खरीफ। चावल किसमें आ गया? खरीफ। और याद रखिएगा रबी फसल को जो बोते हैं हम लोग अक्टूबर नवंबर में, यानी कि रबी फसल को जो हम लोग बोते हैं अक्टूबर नवंबर में, और हम लोग को काटते जो है मार्च अप्रैल में। कब काटते हैं? मार्च अप्रैल में। ये हम बात किए गेहूं का। किसका बात किए? गेहूं का, क्योंकि मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है। अभी गेहूं का कटाई बहुत जगह हो गया है, बहुत जगह प्रोसेस में भी है। उसी तरह से अगर हम चावल का बात करते हैं, खरीफ फसल का बात करते हैं, तो वह जून जुलाई में बोया जाता है। कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। क्योंकि जब तक हम जो है कि रबी फसल को जो है कि अक्टूबर नवंबर में बोए, और उसके बाद फिर उसमें जो है कि अक्टूबर नवंबर में हम काटने का समय आता है धान का। किसका काटने का समय आता है? धान का काटने का समय अक्टूबर नवंबर में। यानी कि देखते होंगे कि आपका इसका क्या कहते हैं, दशहरा के अवसर पर, दशहरा यानी दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है कि धान काटने का मौसम आ जाता है, धान वगैरह पकने लगता है। तो याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में हम लोग धान को काटते हैं। ये सब दैनिक जीवन से भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसी प्रकार से आप लोग के बीच अगर बता दे कि रबी फसल के काटने के बाद, और रबी फसल के काटने के बाद, और खरीफ फसल के बोने से पहले, भाषा को समझिएगा, रबी फसल के काटने के बाद यानी गेहूं के काटने के बाद। अब गेहूं काट रहे हैं मार्च अप्रैल में, अभी के महीने में, क्या हम तुरंत तो धान तो नहीं लगा देंगे? इस बीच में जो समय मिला हमको 2-3 महीना का, इस बीच में जो जून जुलाई आने में जो समय मिला, इसी बीच में हम लोग थोड़ा बहुत जो है ना वो आपका खेती लगा लेते हैं। जैसे कि आपका तरबूज रोप लिए, जैसे कि आपका जो है खरबूज रोप लिए, ककड़ी रोप लिए, खीरा रोप लिए। यानी बीच में जो ये समय मिला 3 महीने का, अर्थात रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो समय मिलता है, उसी बीच में जायद फसल को लगाया जाता है, जो कि बहुत कम समय में आपको मिल जाता है उसका जो है कि फल। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इस जायद फसल के अंतर्गत ही विभिन्न प्रकार के सब्जी का भी उत्पादन कर लेते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और सब्जी का उत्पादन ओलेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर कराता है। और भारत में जो आपका सब्जी अनुसंधान संस्थान है वह वाराणसी में है। कहां में? वाराणसी। हम देखिए स्टैटिक जीके पे आए हैं, तो जहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में हम वो भी आपके पास चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि ये सिलेबस है तो बस हम इसी पेज में सीमित रह जाए। क्या कोई एग्जाम बोला है, या कोई आपका आयोग, या कोई जो ऐसे रेलवे भी एग्जाम लेगी, क्या रेलवे सीधा लिख देता है कि आपका भारतीय इतिहास पूछेंगे एग्जाम में? तो क्या वो ये एक पेज बताया है कि इसी पेज से हम पूछेंगे? तो इसीलिए मेरा हक बनता है, मेरा ये जो है कि मेहनत इस तरह से करना है हमको कि चाहे कि 23 क्वेश्चन पूछे हमसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि जायद फसल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सब्जी आ गए, और विभिन्न प्रकार के जो है कि पानी वाला फल आ गए। जैसे कि आपका तरबूज हो गया, खरबूज, इस समय पानी की मात्रा अधिकता रहती है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? हम क्वेश्चन को समझते हैं। मिश्रित खेती, मिश्रित का मतलब हो गया मिक्स, मिश्रित का मतलब हो गया मिक्स। यानी कि अगर आप देखते होंगे
मिश्रित का मतलब ये नहीं समझिएगा कि हम एक खेत में थोड़ा सा जो है कि हम बो दिए, वहां पर लहसुन लगा दिए, अब थोड़ा सा अलग से हम वहां पर प्याज लगा लिए, थोड़ा सा अलग से हम वहां पर जो है कि हम भिंडी लगा दिए, अब थोड़ा अलग से हम जो है कि वहां पर लौकी रोप दिए। तो इसका मतलब मिश्रित हम नहीं कर दिए, इसको मिक्स नहीं किए। मिश्रित का मतलब वो चीज हुआ, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है और अच्छा अच्छा लड़का इस क्वेश्चन को गलती मार देता है, इसीलिए आप इस गलती को सुधारने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और हम वहां पर जो है कि धान को लगाए, धान को लगाने के साथ साथ अगर हम 10 की संख्या में अगर हम गाय और भैंस को भी पाल रहे हैं, तब हम कहेंगे कि हम मिश्रित खेती करते हैं। क्या करते हैं? मिश्रित खेती। यानी एक ऑप्शन में आपको रहेगा कृषि के साथ साथ अगर पशुपालन जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। ऑप्शन में दोनों देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन में यह मिलेगा कि आपका जो है कि धान के साथ साथ गेहूं का उत्पादन जो है कि मिश्रित खेती कहलाया, या फिर आपका जो है कि एक ही खेत में विभिन्न प्रकार के फसल को उगा लेना मिश्रित खेती कहलाया। तो इस सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है किसमें कि भाई जब हम धान को उपजा रहे हैं, धान से जब हमको भूसी मिल रहा है या धान से हमको जो है कि उसका खाने वाला चीज मिल रहा है, तो वह आपको पुआल जो कि हम गाय भी मेरी खाएगी। कौन खाएगी? गाय। यानी कि याद रखिएगा खेती के साथ साथ पशुपालन जो होता है वह मिश्रित खेती का सबसे बेस्ट उदाहरण होता है। ऐसा नहीं समझे खेती लग गया खाली खेते में ना है, गाय वाला भी ध्यान रखना है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे कि हम लोग बिहार से संबंध रखते हैं और बिहार के एक व्यक्ति बहुत फेमस है जो चर्चा में रहता है बार बार, जिसका नाम है तिलकधारी प्रसाद कुशवाहा। तिलकधारी प्रसाद कुशवाहा के द्वारा जो है कि बिहार में तिलकधारी प्रसाद कुशवाहा के द्वारा बिहार में जो है कि मिश्रित खेती को बहुत ऊपर तक बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसीलिए यह क्वेश्चन हो सकता है आगे एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और मिश्रित खेती क्या होता है शायद आप किसी को समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कृषि पशुपालन आया तो बताइए, तो कृषि और पशुपालन किस अनुच्छेद में है? तो कृषि 48 में है। कृषि और पशुपालन 48 में है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा वन और वन जीवों की रक्षा 48 के क में, 48 के क में। तो इन दोनों में भी बहुत बच्चा कंफ्यूज होता होगा और हम बैठे ही हैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो आप लोग को बता दे 48 और 48 के क में बहुत झोल होता है, तो आप लोग को सेटअप करवा देते हैं। अच्छा, कृषि और पशुपालन थोड़ा फ्रेश चीज हो गया, अपना गांव घर का चीज हो गया, घरेलू मैटर हो गया। लेकिन वन और वन जीव जो हो गया ना, जंगल झाड़ वाला चीज हो गया, यानी कि थोड़ा सा वो अलग मैटर में चल गया, यानी उसमें झोल झाल लग गया कुछ, तो उसमें क लगा देंगे, यानी क लगा देंगे। यानी कृषि और पशुपालन जो होगा ये बढ़िया चीज हो गया, ये पक्का पक्की 48 में एकदम पूरा एकदम साफ सफियाना जगह में 48 में बैठा हुआ है, पक्का पक्की 48 में कृषि और पशुपालन। लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज लगा देंगे 48 के क में, तब हम जंगल चल जाएंगे। कहां चल जाएंगे? जंगल। यानी कि वन एवं वन जीवों की रक्षा 48 के क में है और कृषि और पशुपालन पक्का पक्की 48 में है। और कृषि और पशुपालन जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को हम लोग मुख्यतः 3 प्रकार के क्षेत्र में लेकर पढ़ते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक, एक होता है तृतीयक। तो आप लोग को बता दें प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है वह विभिन्न प्रकार के आप जो कि खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, आप मछली पालन करते हैं, यानी इस कैटेगरी के जितने भी आप काम करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए इसको प्राथमिक सेक्टर में रखा है कि अगर ये नहीं रहेगा तो इधर दोनों सेक्टर का कोई भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात हम लोग जो टिके हुए हैं प्राथमिक स्तर पे। किस पे टिके हुए हैं? प्राथमिक स्तर पे। प्राथमिक स्तर पे या प्राथमिक क्षेत्र में या प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन आप लोग बताइए कि ये द्वितीयक और तृतीयक का क्या काम है? तो आपको बताते हैं द्वितीयक क्षेत्र में वैसे चीज को रखा गया है जो कि आपका जो है कि विनिर्माण करता है
यानी उद्योग वगैरह को, किसे रखा है, यानी बड़ा बड़ा जो उद्योग आता है, जैसे कि चीनी मिल हो गया, जैसे कि आपका जो है कि कपास का मिल हो गया, जूट का मिल हो गया, या बड़ा बड़ा चप्पल का फैक्ट्री हो गया, जूता का फैक्ट्री हो गया, तो ये सब जो है ना एक कंपनी के रूप में है, एक उद्योग के रूप में काम कर रही है, जो कि आपका प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा सामान लेता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक जूट के फैक्ट्री को देखते हैं, अगर हम जूट के फैक्ट्री को देखते हैं तो वो सेकंड में देखते हैं, किस में देखते हैं, सेकंड में। लेकिन क्या जूट जो है कि एक प्राकृतिक चीज है, जूट जो हम कच्चा सामान लेते हैं, जूट जो है कि कच्चा सामान पटसन के रूप में हम लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र से, खेती जहां हो रहा है वहां से हम जूट को उठा लिए, जाके हम खरीद लिए, दीजिए भैया हम इसका जूट से बढ़िया बढ़िया सामान बना के हम मार्केट में बेचेंगे, सेल करेंगे। तो बोला कि हाँ तृतीय में सही है, याद है। तो उसके बाद याद रखिएगा, देख रहे हैं टैलेंटेड, तो याद रखिएगा कि पहला सेक्टर से उठाया कंपनी कच्चा सामान, उठा के सेकंड में अपने यहाँ लाया और विभिन्न प्रकार के फैक्ट्री में बनाना शुरू किया सामान, और सामान बना के जो है कि वह बेचा जो है कि थर्ड सेक्टर को, किसको बेचा, थर्ड सेक्टर को, यानी विभिन्न प्रकार के दुकान में सेल करने लगेगा, भैया बेचिए इसको खुदरा रूप से। यानी तीसरा जो बेच रहा है वह आपको सेवा दे रहा है, क्या दे रहा है, सेवा। तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तीसरे क्षेत्र को या आपका तृतीय सेक्टर को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, किस क्षेत्र के नाम से, सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसको घुमा के कि निम्न में से किस क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन अच्छा से हो रहा है, तो बोलिएगा द्वितीय क्षेत्र का, किसका, द्वितीय क्षेत्र। क्योंकि जब द्वितीय क्षेत्र तो कंपनी में तभी कच्चा सामान जाएगा जब प्राथमिक क्षेत्र बढ़िया से उत्पादित करके उसके पास भेजेगा तभी। तो अब मान लीजिए कि हम इस बार जूट का उत्पादन अच्छा नहीं किए, प्राथमिक क्षेत्र वाला अच्छा से उत्पादन नहीं किया, तो क्या कंपनी हवा में रुई को या कपड़ा को बनाएगा या जूट वाला सामान को बनाएगा, ऐसा तो नहीं बना पाएगा। इसीलिए क्वेश्चन याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित है द्वितीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र विभिन्न प्रकार के सामान का निर्माण करता है, क्या करता है, निर्माण करता है या विनिर्माण करता है। तो याद रखिएगा द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जानते हैं और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां से डायरेक्ट किसी आदमी को सामान जो है कि बेच के आदमी को सेवा प्रदान कर रहा है। और याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के दुकान तो आए ही आए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो सेवा प्रदान करती है और आपका बुखार को वो छोड़ा देती है। तो इसका मतलब हमको सेवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। हमको सेवा मिल रहा है, तो इसका मतलब हम तृतीय क्षेत्र में डॉक्टर को देखना पसंद करेंगे। वहीं अगर हम अभी मान लीजिए अभी हम लोग जो है कि अभी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि रेलवे का अगर हम बात करते हैं तो आप लोग को पता है कि लगभग 80 करोड़ आदमी, आज बता देते हैं आप लोग को, लगभग 80 करोड़ आदमी एक दिन में सफर करता है भारत रेलवे से, एक जगह से दूसरे जगह। मान लीजिए अगर आप भागलपुर से पटना जा रहे हैं या आप भोपाल से इटारसी आ रहे हैं, तो आपको जब आप टिकट कटाते होंगे, आप विदाउट टिकट आ जाते होंगे तो वो आपको रेलवे के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं गया। लेकिन अगर आप टिकट कटा रहे हैं तो वो रेलवे रिकॉर्ड कर रही है कि मेरा पैसेंजर यहां से चढ़ा और यहां पर जाके उतरा, तो वो रेलवे काउंटिंग कर लेगा आपको कि भाई ये हमारे जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो कुल 80 करोड़ जनसंख्या या आबादी एक दिन में ट्रेन में सफर करती है। यह समझ सकते हैं कि 80 करोड़ आदमी हमेशा ट्रेन में घूम रहा है, यानी एक जगह दूसरे जगह, समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा क्या वो आदमी को हम सेवा प्रदान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यानी भारतीय रेलवे जो है कि आम आदमी का जो सेवा कर रहा है वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। वहीं अगर आप फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं, जिनको ढेर पैसा है, ज्यादा पैसा है, हवाई यात्रा करना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब वहां भी उनको सेवा मिल रहा है। तो इसका मतलब हवाई यात्रा भी किस क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय, किसके अंतर्गत, तृतीय। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा कृषि पशुपालन प्राथमिक में है, सभी प्रकार के उद्योग द्वितीयक में है, और सभी प्रकार के जो आपके जो सेवा प्रदान करते हैं, चाहे वो डॉक्टर रहे, रेल रहे, कुछ भी रहे, आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं, या बैंकिंग रहे, आप बैंक जा रहे हैं तो बैंक में जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वही पूछ रहे हैं। अगर आप बैंक जाते हैं तो बैंक भी आपको विभिन्न प्रकार के सेवा देने का काम करती है, तो वो भी तृतीयक में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग का हम समय ले लिया, हम लोग सिलेबस को नहीं कवर मतलब जो दिए हैं वो भी कवर करेंगे, लेकिन समय इसलिए लिए क्योंकि जहां क्वेश्चन उठता है हम बताएंगे ही बताएंगे, ये समझ लीजिए। इसमें कहीं कोई रोक चेक नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम एक क्वेश्चन बोले बस हम आगे बढ़ गए। उससे क्या होगा कि आपके साथ भी हम धोखा कर लेंगे और खुद अपने साथ भी धोखा कर लेंगे, इसीलिए इससे कहीं कुछ नहीं होने देने वाला। और समय एक दिन ऐसा आएगा आप ही बोलिएगा कि इस चैनल पे कुछ नहीं बचा है, मटेरियल कुछ नहीं होता है, इसीलिए आपको हम वैसा समय नहीं आने देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम लेटेस्ट में हमेशा रहते हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन को जो है कि आपके माइंड में हम बात को फिट कराने का जो है कि उतना टेक्निक रखते हैं, तो इसीलिए हमेशा अपडेटेड रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? आप लोग क्वेश्चन नहीं समझे होंगे, एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलते हैं फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और जब आप समझिएगा तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा सुनने में। क्वेश्चन है, भारत में संकार या चालू जोत का क्षेत्रफल जो सबसे अधिक है औसत रूप से किस राज्य में है? कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर देखा जाए तो भारत में लगभग दो प्रकार की ही फसल सबसे अधिक उपजाई जाती है, एक आपका धान, एक आपका गेहूं, लगभग दो ही फसल है। लेकिन भारत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आपके ऐसे राज्य हैं जो कि 3 फसल, 4 फसल, 5 फसल तक भी हो जाता है। मान लीजिए छोटा छोटा ही फसल हुआ लेकिन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 महीना 4 महीना लग गया चावल को, 3 से 4 महीना लग गया गेहूं को, लेकिन वो बीच में जो समय मिला उसमें वो कुछ सब्जी भी लगा लिया, और कुछ जो है कि उसमें आपका जायद फसल के अंतर्गत तरबूज भी लगा लिया, लौकी भी लगाया, जो कि 2-3-4 महीनों में हो जाता है। लेकिन आप लोग को पता है कि इस प्रकार का जो खेती जहां पर होता होगा, जरूर है कि वहां पर बार बार जो है कि जमीन को या खेत को जो है कि जोता जाता होगा, यानी कि उसमें जो है कि आपका जो है कि हल चलाया जाता होगा या ट्रैक्टर के द्वारा खेती किया जाता होगा। तो इसका मतलब उसी को कहा जाता है संकार्य खेती, या इसी को आप लोग शॉर्ट में समझिए चालू खेती। क्या बोल सकते हैं? चालू खेती। जैसे आप लोग जो है कि चालू टिकट बनवाते होंगे ट्रेन में, आप कंफर्म टिकट लेके नहीं जाते होंगे और बोलते होंगे अरे चलो ट्रेन में टीटी मिलेगा, उसे चालू टिकट बनवा लेंगे, 100-200 ढेर लेगा, बनवा लेंगे, क्या दिक्कत है, नहीं टिकट मिला तो आप लोग चल जाते होंगे। इसका मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए सरकार दे रही है, लेकिन आप चालू टिकट जाकर जो है कि टीटी से बनवा लीजिए। तो वही चीज है कि मान लीजिए इतना सा खेत है, उसमें हम जो है कि 5 फसल साल भर में लगा लेते हैं, 5 फसल लगा रहे हैं। इसका मतलब बार बार हम फसल को काट रहे हैं, तुरंत हम खेत को जोत रहे हैं और फिर दूसरा फसल लगा रहे हैं। इसका मतलब क्वेश्चन यही कहता है कि बताइए कि इस प्रकार का खेती या इस प्रकार का जमीन या खेत या फिर क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कम है राजस्थान। अब बताइए कि मजा आया समझने में, नहीं समझने में बात? तो आप लोग को बता दें कि सबसे अधिक जो आपका चालू खेती है, सबसे अधिक जो चालू खेती का मतलब है बार बार फसल को रोपा जाता है और बार बार खेती आपका जोत के जो है कि दोबारा नया फसल लगाया जाता है। तो इस प्रकार का क्षेत्रफल सबसे अधिक राजस्थान में। कम है राजस्थान। और भारत का सबसे बड़ा राज्य भी कौन है? राजस्थान। और भारत के अंदर में जो एकमात्र मरुस्थल है थार मरुस्थल, वो भी कहाँ है? राजस्थान। और थार मरुस्थल से सटा हुआ जो पाकिस्तान का एरिया है उसे चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा बताइए तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजनलाल शर्मा। भजनलाल। मध्य प्रदेश के मोहन यादव। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ओवरऑल मिला के सबसे ज्यादा जो जोत होता है किस राज्य में? यूपी में। किस राज्य में? यूपी। सबसे अधिक जोत होता है यूपी में, लेकिन चालू जोत सबसे अधिक कहाँ होता है? राजस्थान में। चालू जोत सबसे अधिक कहाँ होता है? राजस्थान में। सोडा वाटर में कौन सा गैस पाया जाता है? सोडा वाटर में CO2 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? CO2 पाया जाता है। जैसे कि आप लोग सोडा वाटर लिए या फिर आप स्प्राइट लिए, यानी जितना भी पेय पदार्थ है सभी में देखते होंगे ऐसे ऐसे करने के बाद इसमें जो है कि आपका बुलबुला आता है हवा का, यानी वो CO2 गैस रहता है। कौन सा गैस रहता है? CO2 गैस रहता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता कहने का मतलब है उच्च कृषि यानी अधिक मात्रा में जो उत्पादन होता है दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा जगह है? तो याद रखेगा तमिलनाडु का तट।
तमिलनाडु का जो समुद्री तट है, तमिलनाडु का जो समुद्री तट है वहां पर कृषि का पैदावार बहुत अधिक होता है। दक्षिण भारत में याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आपको बताए थे तमिलनाडु के अंतर्गत जो है कि आपका विभिन्न प्रकार की खेती होता है, और खेती जो होता है उसमें सिंचाई का जो माध्यम है वह आपका नहर है और नलकूप है, नहर है और नलकूप है। लेकिन नहर और नलकूप का सबसे अधिक जो आपका जो चलता है वो यूपी में चलता है। कहाँ में चलता है? यूपी। सबसे अधिक सिंचाई भारत में नलकूप के द्वारा होता है, जिसको हम लोग बोरिंग कहते हैं, और उसके माध्यम से सबसे अधिक सिंचाई यूपी में होती है। कहाँ होती है? यूपी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में रासायनिक उर्वरक, जैसे कि रासायनिक उर्वरक का मतलब है अगर आप कोई खेती कर रहे हैं तो आप उसमें कितना मात्रा में खाद दे रहे हैं, या कम खाद में आपका अच्छा फसल हो जा रहा है, या आपका अधिक खाद यूज करते हैं तब थोड़ा सा फसल ज्यादा पैदावार होता है। तो क्वेश्चन यह है कि भारत में सबसे अधिक जो आपका उर्वरक का यूज करता है या खाद का यूज करता है वह कौन सा राज्य करता है? यूपी करता है। कौन राज्य करता है? यूपी। यानी कि याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो आपका उर्वरक का प्रयोग करता है खेती के संबंध में वह आपका यूपी करता है। कौन करता है? यूपी। जैसे पोटास हो गया, यूरिया हो गया, इस तरह का यूज जो केमिकल का करता है यूपी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला पहला राज्य, भारत के अंदर में अनुबंध खेती, इसको समझने वाली बात है। अनुबंध खेती, अनुबंध खेती का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट पे खेती। कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट। आप अनुबंध को थोड़ा कम समझ पा रहे होंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को जरूर आप समझ पा रहे होंगे। कुछ ऐसा शब्द होता है कि आदमी इंग्लिश बहुत समझता है, हिंदी बोलेगा तो समझ ही नहीं पाएगा। जबकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं और हिंदी जो है कि हम लोग का राजकीय भाषा है। हम राष्ट्र भाषा नहीं बोलेंगे, क्या लगा गलत बोल देंगे? राष्ट्र भाषा नहीं है, भारत का कोई राष्ट्र भाषा नहीं है, भारत का राज्य की भाषा है। भारत का राज्य की भाषा हिंदी है, याद रखिएगा। तो आप लोग को पता नहीं से कि कोई प्राइवेट ढंग से कोई सरकार जॉब निकालती है, नहीं बोलते अरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है जो है कि जो अभी निकाला हुआ है, अब देखो आगे जो है कि ये जो है कि आपका परमानेंट करता है कि नहीं करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है 2, 4, 10 साल 5 साल के बाद आपको हटा भी सकती है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में अनुबंध कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वह पंजाब बना है। कौन बना है? पंजाब। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हम किसान हैं, हम किसान हैं और यह मालिक है, हम किसान हैं और यह मालिक है, यह मेरे पास आए और आके बोलते हैं कि आपको हम पैसा दे रहे हैं, आपको जितना पानी लगेगा हम देंगे, आपको जितना भी प्रॉब्लम आएगा खेती करने के संदर्भ में सब हम भार उठाएंगे, सिर्फ आपको अपना मेहनत करना है और आपको अधिक से अधिक पैदावार करने का जो है कि काम करना है। बाद में कि पानी का टेंशन, खाद का टेंशन, क्या होगा नहीं होगा हम संभालेंगे। और कितना में सामान वो जो हम उपजाएंगे फसल को, कितना में बेचेंगे नहीं बेचेंगे, आपको हम अभी यह जो है कि फिक्स कर देते हैं कि आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको 100 रुपया खर्चा आएगा तो 100 रुपया हम ही दे देंगे, और जो है कि आपका फसल मान लीजिए 500 में हम ही खरीद लेंगे, लेकिन आप मेहनत कीजिए। यानी इससे क्या होगा कि किसान कम से कम यह संतुष्ट हो जाएगा कि अब मेरा फसल मान लीजिए अच्छा नहीं भी होगा फिर भी हमको 100 रुपया मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि हम जो पहले से हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं कि हमरा जो है कि अगर फसल इस बार बर्बाद भी हो जाएगा तो कम से कम मेरा 100 रुपया जो है कि हमको मेरा मालिक हमको दे देगा। यानी कि यह कॉन्ट्रैक्ट पे खेती, यानी सारा भार वही उठाएगा और मेरा फसल भी वही खरीद ले। ऐसे कृषि को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? और जानते हैं ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है ना, अच्छा बच्चा का पसीना छूटता है, ऑप्शन चारों याते रह जाता है, देखते रह जाता है कि कौन सा क्वेश्चन हम ऑप्शन हम टच करें नहीं करें, और लास्ट में वो गलत मार देता है या फिर अटेकरी में ही सही हो सकता है, कंफर्म सही नहीं होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या हुआ आप लोग समझ पाए होंगे। यानी मालिक और किसान के बीच का रिलेशन होता है और सारा भार मालिक उठाता है और वहां से वो बेचने का भी वो अपना भार उठा लेता है कि आपको कम से कम इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए किसान भी खुश रहता है, चलिए भाई हम लोग भी अच्छा से मेहनत कर रहे हैं, मेरा पैसा वहां फिक्स है, कोई टेंशन नहीं है। और यही चीज ना अभी मोदी जी जो है एमएसपी लागू करना नहीं चाह रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि किसान को नहीं दे रहे हैं, जो कितना प्रॉब्लम आ रहा है कि भैया हम मान लीजिए कि 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं जो है कि हम अपना फसल उगाने में, हमको अगर हम जोड़ते, अगर हम शुरू से सबको जोड़े पैसा तो हमको 200 रुपया खर्च बैठ रहा है और मेरा फसल बिक रहा है 50 रुपया में। तो इसका मतलब अब बताइए
हम 200 रुपया लगा के फसल का उत्पादन कर रहे हैं, इतना मेहनत करके साल भर, और ऊपर से हमको 200 रुपया भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब जो है कि किसान आत्महत्या करेगा नहीं करेगा? कितना मतलब कि कष्ट उठा के आदमी लोग करता है कृषि, वो एक किसान का बेटा ही जान सकता है, एक किसान ही जान सकता है। तो आप लोग को बता दे कि यही एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कि भारत सरकार फिक्स नहीं कर रहा है, और उसी को लेकर जो है कि अभी यह मुद्दा बना हुआ था कि भारत के अंदर में एक व्यक्ति जिनको भारत रत्न हाल ही में दिया गया, जिसका नाम था एम एस स्वामीनाथन, जिनको कि हरित क्रांति के जनक के रूप में पूरे भारत में जानते हैं। एम एस स्वामीनाथन, जिनका संबंध तमिलनाडु से था, जो कुछ दिन पहले ही हम लोग को छोड़कर चले गए, और उनको भारत रत्न भी भारत सरकार के द्वारा दिया गया, और वह कहते रह गए कि भारत में एमएसपी को लागू कीजिए, एमएसपी को लागू कीजिए, लेकिन एमएसपी लागू नहीं हो पाया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी मिनिमम यानी कम से कम सपोर्ट कर दीजिए प्राइस का, कि भैया मेरा सामान कम से कम इतना में बिक जाएगा, आपका खर्चा वगैरह जो हुआ है आराम से लौट जाएगा, कुछ बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। यानी ये हो गया एमएसपी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गेहूं की अच्छी कृषि के लिए भौगोलिक दशा जो होना चाहिए, यानी उसके लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए, मौसम होना चाहिए। याद रखिएगा, मध्यम जो होना चाहिए वह ताप होना चाहिए, टेम्परेचर मध्यम में होना चाहिए, लगभग 20 से 25 डिग्री होना चाहिए, और वर्षा भी मध्यम होना चाहिए, बारिश भी क्या होना चाहिए? मध्यम। गेहूं में उतना बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वही धान में बारिश की आवश्यकता होती है, धान में बारिश की आवश्यकता होती है। आप लोग को बता दे कि धान में बहुत ज्यादा बारिश की आवश्यकता होती है, लेकिन गेहूं में आपका मध्यम तापमान होना चाहिए और मध्यम वर्षा होना चाहिए। और भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करती है। कौन करती है? उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश करती है, लेकिन कम क्षेत्रफल में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन पंजाब करती है। कौन करती है? क्योंकि भारत में हरित क्रांति का शुरुआत जो हुआ था वह पंजाब में तो हुआ था, लेकिन गेहूं हरित क्रांति का शुरुआत आपका पंतनगर कॉलेज जो वर्तमान में उत्तराखंड में था, वहां से माना जाता है आपका एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। लेकिन सबसे अधिक गहरा प्रभाव पंजाब में पड़ा था। कहां में पड़ा था? क्योंकि वर्तमान समय में देखिएगा कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर की खेती करने का कुछ नया नया मशीन वहीं से लॉन्च होता है। अगर आप गेहूं के अंतर्गत में अगर आप बात करते हैं कि उसको गेहूं को कैसे लगाना है, नहीं लगाना है, कौन सा फसल लगाए, मतलब कौन सा किस्म का गेहूं लगाए जो अधिक से अधिक हमको कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक गेहूं मेरा आ जाए, कौन सा खाद लगाए दे गेहूं में जो अधिक मेरा हो जाए, या फिर गेहूं कटने के बाद जब उसका आप तैयारी करते होंगे उसको, तो उसमें भी देखते होंगे कि नया नया किस्म का थ्रेसर वगैरह पंजाब से ही लॉन्च होता है, पंजाब हरियाणा से ही वहां का जो है कि लॉन्च होता है, तब जाके हम लोग का जो है कि बिहार यूपी एमपी सब में जो है कि इधर उधर जो है कि धीरे धीरे पहुंचता है। तो याद रखिएगा कि कम क्षेत्रफल में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन पंजाब करती है, लेकिन ओवरऑल गेहूं का उत्पादन अधिक क्षेत्रफल होने के कारण यूपी करता है। कौन करता है? यूपी करता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल होता है। गेहूं में कौन सा अम्ल? ग्लूमेटिक अम्ल होता है। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, चावल की कृषि के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर से अधिक तापमान 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा, तभी जो है कि आपका चावल की खेती बहुत अच्छी होगी। और याद रखिएगा कि हमेशा आपको 30 डिग्री प्लस रखना पड़ेगा चावल की खेती के लिए तापमान। 30 डिग्री प्लस रखना होगा चावल की खेती के लिए तापमान, तभी आपका चावल अधिक होगा। और भारत में सबसे अधिक जो फसल लगता है आपका जमीन पर या धरती माता पर, वो आपका चावल ही लगता है। कौन लगता है? चावल। भारत में अगर देखते हैं 100%, भारत में अगर हम देखते हैं कि 100% अगर कृषि करने योग्य भूमि है, तो 100% कृषि योग्य करने की भूमि में से लगभग 30 से 40%, लगभग 30 से 40% वहां पर चावल ही लगाया जाता है किसान के द्वारा, लगभग। क्योंकि भारत के अंदर चावल की खपत बहुत अधिक है। इसीलिए क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल। कौन सी है? चावल। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को पता है कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल कौन करती है? पश्चिम बंगाल करती है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और एक चावल बहुत फेमस है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिसका नाम है गोल्डन चावल। कौन सा चावल? गोल्डन चावल। कौन सा चावल बोला?
मोर्चा चावल वो जो जीआई टैग मिला था, मोर्चा चावल नहीं है, उमरचा चावल है। उमरचा चावल है जो बिहार में के अंतर्गत चंपारण में है, उसको जीआई टैग मिला है, वो उमरचा चावल है, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दे कि चावल जो होता है एक नया प्रकार का चावल है जिसका नाम है गोल्डन चावल। गोल्डन चावल में याद रखिएगा विटामिन ए मौजूद रहता है। कौन मौजूद रहता है? विटामिन ए। गोल्डन चावल में विटामिन ए मौजूद रहता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को अगला क्वेश्चन बताना है कि कल्याण सोना किस फसल की एक उत्तम किस्म है? गेहूं का। किसका है? गेहूं का। कल्याण फसल जो है वह आपका गेहूं की उत्तम किस्म है। किसका किस्म है? गेहूं का। कल्याण सोना जो है वह गेहूं का किस्म है। आप लोग को याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको जब हम जुगाड़ देने वाले हैं, आप लोग भी उस चीज को अपनी आंखों से देखे होंगे, क्योंकि आप लोग भी गांव घर से किसान के यहाँ से संबंध रख रहे होंगे। आप लोग भी आराम से पकड़ लीजिएगा। जैसे भी हम थ्रेसर का बात कर रहे थे, जैसे आप लोग गेहूं वगैरह का तैयारी जो करवाते होंगे फसल कटने के बाद थ्रेसर में, तो थ्रेसर में लिखा रहता है कल्याण सोना। लिखा रहता है, लिखा रहता है कल्याण सोना। कल्याण सोना थ्रेसर है, थ्रेसर तैयारी करता है गेहूं का। किसका तैयारी करता है? गेहूं का। यानी कल्याण सोना गेहूं। लेकिन यहीं तक एग्जामिनर नहीं रुकेगा। अगर खाली बोलेगा कि कल्याण जो है किस फसल की उत्तम किस्म है, तो कल्याण बंधा गोभी का है। किसका है? बंधा गोभी का। कल्याण बंधा गोभी। एक होता है फूल गोभी, एक होता है बंधा गोभी। बंधा यानी जो बंधा हुआ रहता है कार्बन के बंध के तरह। तो याद रखिएगा कि आपका कल्याण जो अगर पूछेगा तो वो मारेंगे जो है कि बंधा गोभी। कल्याण सोना पूछेगा तो गेहूं। कल्याण सोना पूछेगा तो गेहूं। और आप लोग को बता दे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंगूर लता किस फसल की एक उत्तम किस्म है? टमाटर का। टमाटर में देखते हुए जो आपका पेड़ पौधों में लगता है वह आपका अंगूर के तरह लटका हुआ रहता है, यानी अंगूर के तरह वो लता में लटका हुआ रहता है, यानी अंगूर लता जो हो गया वो टमाटर का हो गया। किसका हो गया? टमाटर का। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। और आप लोग को बता दें कि टमाटर के उत्पादन से लाल क्रांति कार्यरत है। कौन सी क्रांति? लाल क्रांति। और लाल क्रांति मांस से भी, मांस भी देखने में लाल लगता है और टमाटर भी लाल है, इसलिए टमाटर और जो मांस हो गया वह हो गया लाल क्रांति। अब गोल क्रांति आलू। गोल क्रांति आलू। तो चलिए हम लोग क्रांति को एक बार कवर कर लेते हैं, आराम से आपका जो है कि क्वेश्चन कवर हो जाएगा। हरित क्रांति अगर पूछे, हरित क्रांति सभी प्रकार के खाद्यान्न फसल पर है, लेकिन हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर। सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर। और सबसे अधिक प्रभाव पंजाब में। सबसे अधिक प्रभाव पंजाब में। और हरित क्रांति का शुरुआत 1866 से 67 में आपका जो किया गया था एमएस स्वामीनाथन। एसएस स्वामीनाथन नहीं, एमएस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहता है? नॉर्मन बोरलॉग। किसे कहता है? नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के अंतर्गत एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है कि बहुत अथक प्रयास के बल पर जो है कि वह उच्च किस्म का जो है कि आपका जो है कि फसल का जो है कि आपका किस्म का तैयार किया, जो कि आपका कम क्षेत्रफल में अधिक उपज दिया। और उसी के बदौलत आप लोग को पता है कि भारत के अंतर्गत जब हरित क्रांति का शुरुआत हुआ तो सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, और गेहूं पर लगभग 300% जो है कि बढ़ोतरी का जो है कि वहां पर देखने का जो है कि रिजल्ट मिला। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति पूछेगा तो मारेंगे कुल खाद्यान्न सब मिला जुला के। सबसे अधिक गेहूं पे, कुछ चावल पे भी पड़ा, कुछ जो है कि अगर टमाटर पे पड़ा, कुछ कपास पे पड़ा, यानी सभी प्रकार के खाद्यान्न पे जो पड़ा हुआ आपका हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति किससे है? तो सुनहरी क्रांति फल से। किससे है? फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति। लेकिन बोलेगा कि बागवानी क्रांति किससे है? तो बागवानी है आपका जो है कि किससे, तो सॉरी बागवानी से संबंधित जो है आपका जो है क्या है? फल उत्पादन। इसमें बागवानी में भी मारना है फल। बागवानी में भी क्या मारेंगे? क्योंकि बागवान में हम लोग फल ही लगाते हैं। और सुनहरी क्रांति में मारना है फल। क्या मारना है? लेकिन आपका पूछेगा कि सब्जी उत्पादन ओलेरीकल्चर। सब्जी उत्पादन ओलेरीकल्चर। और भारत के अंदर में आपका सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। कहाँ में है? वाराणसी में है। और एशियाई सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है, एशियाई सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका जो है वह ताइवान में है। कहाँ में?
ताइवान में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो कहलाता है वर्गीज कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और वर्गीज कुरियन का संबंध केरल से था। कहां से था? केरल से था। और आप लोग को पता है कि भारत में श्वेत क्रांति को जो है कि आपका और ज्यादा डेवलप करने के लिए श्वेत क्रांति तो आया ही आया, और उसके साथ साथ ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना बोल रहे हैं ना एक नंबर का सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं, एग्जाम में टच होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आप लोग को बता दे ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत 1970 में कब हुआ था? 1970 में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत ऐसे करके उनका चिन्ह होता है, ऑपरेशन फ्लड का। ऑपरेशन फ्लड का चिन्ह होता है, देखते हैं जब दूध वाला गाड़ी जाता है आपका डेयरी वाला, तो ऐसे करके रहता है, उसमें एक ऐसे करके बना हुआ रहता है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से था, और उसका शुरुआत ईस्वी तो याद रखना ही रखना है 1970। क्या याद रखेगा? 1970। और याद रखिएगा कि भारत के अंदर में दूध पर कंट्रोल करने के लिए, आपका भारत के अंदर में दूध को पर कंट्रोल करने के लिए दो प्रकार का संस्था है। एक है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एक है आपका राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान। तो आप लोग को बता दे राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है, करनाल हरियाणा में है। वहीं अगर हम बोर्ड का बात करते हैं तो राष्ट्रीय दूध या फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय जो वो आनंद में है। कहाँ में? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अगर बोर्ड लगेगा तो आप लोग को जो छात्र बिहार से संबंध रखते हैं उनको हम कुछ जुगाड़ दे रहे हैं, जो छात्र बिहार से संबंध रख रहे हैं उनको जुगाड़ दे रहे हैं कि बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। कंफ्यूज कर जाते होंगे कि कहां पर बोर्ड का मुख्यालय आपका करनाल में है कि आनंद में है, अनुसंधान वाला का कहां है, तो आपको हम अनुसंधान करके एक हम चीज जो है कि आप लोग के पास रख रहे हैं। आप लोग को पता है कि वर्तमान में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष है आनंद किशोर, आनंद किशोर है कि नहीं? आनंद किशोर वर्तमान में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष है। और आप लोग को बता दे कि जहां पर बोर्ड लगेगा वो आनंद में जाएगा। कहां जाएगा? आनंद में। यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद हो गया। और जब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद हो गया तो इसका मतलब अनुसंधान करनाल चल गया। कहां चल गया? करनाल चल गया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा अनुसंधान में। और आप लोग को पता है कि करनाल की एक महिला बहुत फेमस हुई थी आपका अंतरिक्ष में जब गई थी, इसका नाम क्या था? कल्पना चावला। अच्छा, कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई थी वो अनुसंधान करने गई थी। क्या करने गई थी? अनुसंधान। यानी सब विद्यार्थी को याद रहता है कि आपका जो वो थी, क्या नाम है? कल्पना चावला। वो करनाल की है, सबको याद रहता है कल्पना चावला करनाल की है। तो इसका मतलब कल्पना चावला अंतरिक्ष में अनुसंधान करने गई थी, इसीलिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय करनाल। कहां हो गया? करनाल। और उनका निधन जो हुआ था 1-2-3 को, यानी कितना 1-2-3 ना? नहीं, निधन जन्म नहीं 1-2-3 जो निधन। और आपको एग्जाम में निधन ही पूछेगा। हाँ, क्या बोलिए? 1 तारीख दूसरा महीना 2003। हाँ सही है, ये हम कंफ्यूज कर गए थे। 1-2-3 यानी 1 तारीख लेना है और दूसरा महीना लेना है और 2003 लेना है। क्या लेना है? 2003 लेना है। आप लोग जो है कि याद रखने का प्रयास कीजिएगा इस तरह का कंटेंट। तो चलिए, आज जो है कि थोड़ा शुरुआत था, पहला दिन था, तो आज थोड़ा कम समय मिलने के कारण जो है कि आज जो है कि हम लोग जो है कि आज सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तो आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है, बहुत डिटेल में आंसर को लिखना है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति का संबंध किससे है या फिर किस क्षेत्र से है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दिन ब दिन जो है कि हम लोग एक नए कंटेंट को लेकर उपस्थित होते हैं। बस आप सबों का इसी तरह प्यार बना रहे। तो चलिए, आप आज के सेशन को यही समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।